बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Welcome you all in our first class of Introduction to Business, which is PRC 5। और आज की क्लास में हम बेसिकली इस PRC 5 की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम योर फैसिलिटेटर ऑफ दिस सब्जेक्ट, माय नेम इज़ शाहजेब पराचा। प्यारे बच्चों, इस क्लास के दो पहलू हैं, यानी कि आज की क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको थ्रू आउट द जर्नी अपने जहन में रखनी है और थ्रू आउट द जर्नी उन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप अच्छे अंदाज में पेपर को पास कर सकें, और ना सिर्फ पास कर सके बल्कि ये पेपर आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प आउट कर सके। पहला ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपकी इस क्लास का ये है कि हम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नेचर ऑफ बिजनेस उसको स्टार्ट करें और उसके उन एरिया को कवर करें जो आज हमारी क्लास में, आज की क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहने की है आपको ये कि देखें, हमारे पास दो तरह के लेक्चर्स हैं। एक वो लेक्चर जो लाइव क्लास के लेक्चर्स जो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, वो तो आपके पास अवेलेबल होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के ये प्रीमियम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप कम टाइम में मैक्सिमम कवरेज कर सकें। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब हम लाइव क्लासेस को अपलोड करते हैं तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अदर देन दी कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन इन प्रीमियम लेक्चर्स के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन एरिया में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। वंस आप इन लेक्चर्स को देखेंगे और इनसे इन लेक्चर्स में अगर आपको क्यूरी हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की। देखिए प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट में आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। मैं इन चैप्टर्स के नाम भी आपको लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और आपको जो एग्ज़ाम आता है वो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिसे हम कहते हैं पेपर पैटर्न, क्या कहते हैं, पेपर पैटर्न, वो बेसिकली है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको MCQs का पेपर आता है। जब भी कभी MCQs का पेपर आता है तो ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। उस टेंशन का रीज़न ये है क्योंकि जब भी हम कोई MCQs का सवाल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चारों के चारों जवाब सही है। अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि चारों जवाब ही सही हों। तो ऐसा है कि कहने का मकसद ये है कि MCQs के अंदर हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है, हमारी जो नॉलेज है, उसको बहुत नैरो, पिन प्रिसाइज और स्पेसिफिक करके एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो हमें भी अपने चैप्टर्स को इस तरह से समझना है कि हम स्पेसिफिक टू द इशू, स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर्स दे सकें। और वो आंसर किस फॉर्म में होंगे, ऑप्शन की फॉर्म में होंगे, ABCD। ठीक है जी। जब आप पास होंगे, यानी कि आप जब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आप पास हो सकते हैं। और जब आप पास होंगे तो आपको कोई नंबर नहीं बताया जाएगा कि आपको कितनी परसेंटेज आए। लेकिन हाँ, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हुए तो आपको बता दिया जाएगा कि आप 47% ले चुके हैं। यानी कि फेल होने पे परसेंटेज के बारे में बताया जाता है, पास होने पे जस्ट इतनी खुशी है कि तू पास हो गया है, बाकी ज़्यादा खुशी नहीं मना कि कितने नंबर से पास हुए। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स मोस्टली जब इंटर बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्होंने ये सब्जेक्ट को POC की शक्ल में पढ़ा होता है। और जो बच्चे O लेवल बैकग्राउंड से हैं या A लेवल बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने इस सब्जेक्ट को बिजनेस स्टडीज़ के नाम से पढ़ा होता है। ठीक है, और बिजनेस स्टडीज़ के नाम से। और जो बच्चे BCom लेवल से आते हैं तो उन्होंने इस सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन, यानी वहाँ भी एक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का नाम है ITB, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, यानी कि वहाँ पर और यहाँ पर सेम ही नाम है। तो नॉर्मली कॉमर्स के बच्चों का ये मानना होता है कि ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है।
सब्जेक्ट में जो एग्जामिनर है वो है अब आईकैप, और आईकैप की ज़िंदगी का ये मकसद है कि बच्चों को चीज़ें मुश्किल करके, यानी कि बच्चों को टफेस्ट चीज़ें एग्जामिन की जाएं ताकि उनका कैलिबर, उनका स्टैंडर्ड, उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल को, उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर सकें और वो स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम दे सकें जो इनके इंटेलेक्चुअल लेवल को अपग्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे हों या साइंस वाले बच्चे हों, हम इस बात को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सबको ज़ीरो से स्टार्ट कराते हैं ये कंसिडर करके कि किसी ने आज से पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का टॉपिक या सब्जेक्ट देखा ही नहीं है। अच्छा जी, अब आपसे मैं ये बात कहूँगा कि आपके पास वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे अंदाज में ना सिर्फ पढ़ पाएंगे बल्कि पास भी कर पाएंगे। सबसे पहले तो देखें, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो फिज़िकल क्लासेस ले रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं। देखें, आप जिस भी मोड से क्लासेस लें, मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, कनेक्ट विथ योर फैसिलिटेटर, क्योंकि जब तक आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे आपका जो टीचर है आपको ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा। आपसे कम्युनिकेशन का गैप होने की वजह से बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत होगी, अपडेट करने की ज़रूरत होगी, उससे आप क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। तो आप जो भी मोड इस्तेमाल करें, आप अपने ट्रेनर से कनेक्टेड रहें, और कनेक्टेड रहने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है PRC5 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप इस पूरी जर्नी को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। फिर इसके बाद आपने अपनी क्लासेस को अच्छे तरीके से रेगुलरली लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी रीज़न की वजह से इन क्लासेस में एब्सेंट हो जाता है या क्लासेस में गैप आ जाता है, यानी किसी भी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से गैप आ जाता है, तो वो बच्चा क्लासेस को रिज्यूम करने से पहले मुझसे एक दफ़ा कंसर्न करे, डिस्कस करे। मैं उस बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि वो अपने लेक्चर्स को कैसे देखना शुरू करे और किस तरह से अपनी अप्रोच रखे ताकि वो बाकी बच्चों के साथ लाइन अप हो जाए। एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये कि वो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने क्लास में चैप्टर 1 हो गया या चैप्टर 2 चल रहा है या चैप्टर 2 हो गया, उसके थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। यानी वो बच्चे जो कि लेट ज्वाइन करते हैं सेशन को, वो बच्चे ये समझते हैं कि यार अब हम जब क्लास में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर ने एक चैप्टर करवा दिया है, 2 चैप्टर करा दिया और हम थोड़ा लेट आए हैं और उसकी वजह से हमें जो क्लास में चल रहा है वो चीज़ समझ नहीं आएगी, तो हम एक काम करते हैं कि पहले पुराने टॉपिक को कवर करते हैं, इसके बाद जाके क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो बेटा, कोई भी डिसीजन इस तरह का जो पढ़ाई से और ITB से रिलेटेड हो या PRC5 से रिलेटेड हो, आप खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आपने जो भी चीज़ करनी है आपने मुझसे पूछना है। I'll guide you how your approach will be towards your exam, towards your studies. मैं आपको बताऊंगा, कोई भी सिचुएशन हो, कंसर्न विथ मी, डिस्कस द इशू विथ मी, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकें। आपने अपनी क्लासेस को ऑनेस्टी के साथ लेना है। फिर आपने करना ये है कि हमारे पास स्टडी टेक्स्ट है जो कि ICAP की है, वो मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा। आपने उसको रीड कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ है जो कि है सर तारिक तिनियों का क्वेश्चन बैंक। वो क्वेश्चन बैंक आपको हेल्प करेगा ये इवेलुएट करने के लिए कि आपकी बुक में कितना ग्रिप है, क्योंकि वो जो MCQs हैं जिसकी क्वांटिटी 2000 प्लस है, वो MCQs बुक से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। यानी कि आपको इस बात की सेटिस्फेक्शन का देना कि आपको बुक कितनी अच्छी तरीके से याद है या पता है या रीड की हुई है, तो अगर आप सर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर वो क्वेश्चन आपसे स्मूथली सॉल्व हो रहे हैं, तो बेसिकली इट्स अ साइन कि आपने बुक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ी है। ठीक है जी। देन हमारे पास एक और रिसोर्स है जिसमें मेरी खुद की बुक है, यानी कि मेरी द बुक, मैं कहता हूँ ये SP की बुक है, यानी मेरा नाम शाजिब बराजा, तो मैं अपनी बुक के बारे में बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको समराइज नोट्स दिए हैं, मैंने आपको चार्ट बेस समरी दी है हर चैप्टर की, उसे किस तरह से पढ़ना है आई विल टेल यू।
इसी के साथ साथ मैं हर चैप्टर के एंड में, यानी आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। उस टेस्ट का लिंक, गूगल फॉर्म का लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। आपने ग्रुप में, और दिन आपको बता दिया जाएगा, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। वो लिंक पे आपने क्लिक करके आप अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हर चैप्टर के बाद तो टेस्ट होगा ही होगा, लेकिन आपके मिड्स भी होंगे और साथ ही साथ फाइनल मॉक भी होगा। ठीक है, फाइनल मॉक भी होगा। अब आपने ये देखना है कि आपको सारी चीज़ें मिल गई। अच्छा सर, आपके अपने कोई क्वेश्चन बैंक है? बिल्कुल, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन बैंक बाय सर पराचा, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है जी। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो थ्रू आउट द पीरियड आपके लिए एक वेपन का काम करेंगी कि आपके पास अगर इन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, ना सिर्फ अवेलेबिलिटी, आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ कैसे करना है वो भी आई विल गाइड यू। तो सारी चीज़ों में मैं आपको एंड टू एंड चीज़ें समझाऊंगा, चीज़ें बताऊंगा। आपने जस्ट फॉलोअर अच्छा बनना है और आपने चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर सकें। अब हम यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं कि हमारे पास कितने तरह के चैप्टर्स हैं, ताकि आपको मैं बता सकूं कि जो बच्चे इस बात के लिए फ़िक्रमंद हैं कि हमारा साइंस बैकग्राउंड है और हम कैसे कवर करेंगे, तो आए मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर को किस सीक्वेंस में लिखा गया है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के पीछे का पर्पस क्या है, बिजनेस किस नेचर के होते हैं, और फिर बिजनेस को ओन कौन करता है। क्या अकेला वाहिद बंदा है जो बिजनेस को ओन कर रहा है, क्या उसके साथ दूसरे लोग भी शरीक हैं, यानी पार्टनरशिप बिजनेस है, या फिर कंपनी की फॉर्म में बिजनेस हम कर रहे हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। देन वील हैव द चैप्टर नंबर 3 नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे हम लोगों को, जाहिर सी बात है बिजनेस जब हम करते हैं हम लोगों को हायर करते हैं, हम किस तरह से अपने काम को स्ट्रक्चर अंदाज में करें कि हम हर काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी कर सकें। क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि सारे काम एक इंसान नहीं कर सकता, ह्यूमन लिमिटेशन है। तो वो ह्यूमन लिमिटेशन को कंसिडर करते हुए हम इस बात को समझेंगे कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो हम बनाएं जिसके थ्रू हम बिजनेस को बेहतर से बेहतर, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और प्रोडक्टिविटी के जरिए बिजनेस को ग्रो करवा सकें। देन वी हैव अ चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 4 होगा सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का। ये चैप्टर आपको बताएगा कि आपको पैसों को किस तरह से अरेंज करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको पैसे चाहिए। बिजनेस को आइदर एक्सपेंड करना हो या इम्प्रूव करना हो या मेंटेन करना हो या फिर आपको स्टेबल रखना हो, यू नीड कैश। तो कैश किस तरह से अरेंज होगा, कैश को किस तरह से संभाल के रखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई जाएंगी। देन वी हैव अ चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि बिजनेसेस आज के दौर में आईटी ओरिएंटेड हो रहे हैं। आईटी सपोर्ट के बगैर बिजनेस को बेहतर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो किन चीज़ों को एनालाइज करके, किन चीज़ों को इवेल्युएट करके, किन चीज़ों को देख के आप ये फैसला करते हैं कि आपके बिजनेस में कितनी क्वांटिटी का, यानी कितनी अमाउंट ऑफ आईटी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप ये तमाम चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से अपने पहले बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस की ज़रूरत को एनालाइज करते हैं, और फिर उन बिजनेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें आईटी की कितनी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, उसके बारे में आप पहले एनालाइज करते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, आईटी की इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में लाते हैं।
ठीक है जी। देन वी हैव चैप्टर नंबर 6, और चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट बिजनेस एथिक्स। यानी हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बिजनेस तमीज से करना है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना। ये तमाम की तमाम बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देन वी विल हैव चैप्टर नंबर 7, एंड चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब बिजनेस में अकेला तो बिजनेस कर नहीं सकते, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को रखने के लिए हमें एचआर डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरह से लोगों को हायर करता है, वो क्या चीज़ें ऐसी कंसिडर करता है लोगों को हायर करने से पहले, लोगों को किस तरह से मोटिवेट रखा जाए, लोगों को किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, लोगों को किस तरह से रिटेन रखा जाए। हम तमाम की तमाम चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 है मार्केटिंग के बारे में। जब कभी हम मार्केटिंग का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में एडवर्टाइजमेंट का जहन में आता है, लेकिन हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट द मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एक एरिया है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं होती। मार्केटिंग का मतलब रिसर्च है, एनालाइजिंग योर ऑडियंस, उनकी नीड्स, वांट्स, फीडबैक, एवरीथिंग, उन सब को जानना, पहचानना, उसके बारे में समझना, एनालाइज करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें मार्केटिंग का पार्ट है। ये हम बात करेंगे। देन फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, और चैप्टर नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यानी ऐसे बिजनेसेस जो बेसिकली हमें ये बात बताते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट को खुद से बनाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। प्रोडक्ट को जो खुद से बनाती हैं फैक्ट्रीज़, वो किस तरह से बनाई वो फैक्ट्रीज़ को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है, उसमें डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं, उसमें काम को कैसे फ़रोग देते हैं, किस तरह से सीनियर्स काम करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन क्या है, नॉर्मल स्टाफ की पार्टिसिपेशन क्या है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम इस एरिया में, इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। लास्ट हमारे पास जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, जो कि है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ये चैप्टर को रखने का मकसद सिर्फ एक है, जस्ट टू गिव यू द नॉलेज एंड आइडिया। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मेनी सेक्टर्स डू वी हैव इन पाकिस्तान। लाइक पावर सेक्टर किस तरह से बना, पावर सेक्टर बनने के रीजन क्या थे, पावर सेक्टर जब बन रहा था तो उस सेक्टर के अंदर क्या दुश्वारियां आई, आज उस सेक्टर ने हमें कितनी हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन की है, कंट्रीब्यूशन की है, आज वो हमें किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, उसकी क्या डेफिशिएंसी है, वो इतना ज़्यादा क्यों बेहतर नहीं हो सका, ये तमाम बातें पढ़ेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह से बनी गई, हमारा मुल्क टेक्सटाइल के नाम से क्यों मशहूर है, ये तमाम बातें हम पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसे काम करते हैं, किस तरह दवाई बनती है, कौन दवाई बनाने में हेल्प करता है, कौन सी रेगुलेशन उसको संभालती है, तमाम बातें करेंगे। देन लास्ट वी हैव द ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, क्योंकि देखें बिजली भी ऑयल से बन रही है, यानी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितनी भी नकलो हरकत हम देखते हैं, वो तमाम की तमाम ऑयल और गैस की बदौलत है। तो वो सेक्टर किस तरह से काम करता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये तमाम की तमाम बातें हम जानेंगे, हम समझेंगे, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली ये पूरी 10 चैप्टर की जर्नी है जो आपको इस आईटीबी के सब्जेक्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब आप यहाँ तक वो तमाम ज़रूरी बातें जो हमें इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बता दी। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ बिजनेस, उसके बारे में बताऊंगा, और जो आज की क्लास में हमने लाइव क्लास में पढ़ाया उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि हमने क्या चीज़ पढ़ी। यानी कि आपको एक जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि नेचर ऑफ बिजनेस के चैप्टर से मैं क्या बातें हम सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कुछ ऐसे पॉइंट्स के हवाले से जो हमारी इस जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस के हवाले से। हर चैप्टर को लिखने का, हर चैप्टर को समझने का, हर चैप्टर को पढ़ने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 का भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, या मैं कहूँ चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहली चीज़ कि भाई एक छोटा सा सवाल कि भाई हम बिज़नेस क्यों करते हैं, हम बिज़नेस क्यों करते हैं, आए ज़रा समझते हैं। ये एक इंसान है
इसका नाम है मिस्टर अली, ठीक है। इसकी ख्वाहिश है कि ये पैसे कमाए, पैसा कमा ना इसका शौक़ है, मतलब इसको ज़रूरत है पैसों की, इसलिए पैसा कमाना चाहता है, ख्वाहिशात भी हैं इसकी बहुत ज़्यादा, तो ये पैसा कमाना चाहता है। अब पैसा कमाने के लिए उसके पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, जॉब करे और पैसे कमाए। ऑप्शन नंबर 2, चोरी करे, पैसा कमाए। ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस करे और पैसा कमाए। जॉब करना तो आप खुद ब खुद सीख जाओगे, जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हो आपको पता चलेगा जॉब के लिए आपको किस तरह से एक ऐसा इंसान बनना है जो ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस दे सके, ठीक है, वो तो आप वक्त के साथ सीख रहे हो। चोरी करना अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं सिखाते, हम आपको क्या सिखा रहे हैं इस सब्जेक्ट पे कि बिजनेस करके कैसे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इस बंदे ने क्या कहा, इस बंदे ने कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ। इस बंदे को थोड़ा तमीज़ का बना देता हूँ, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ, यानी मिस्टर अली चाहते हैं पैसा कमाना। उन्होंने कहा कि मैं ज़रा देखता हूँ मेरी जेब में पैसे कितने हैं। तो उनकी जेब में पैसे थे, लेट सपोज 500, ठीक है, 500 रुपये थे उनके पास। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं लंडा बाज़ार जाता हूँ, जिसको लोग लुंडा बाज़ार भी कहते हैं, यानी मैं एक बाज़ार जाता हूँ और बाज़ार में जाता हूँ और जूता खरीदता हूँ, शूज़ खरीदता हूँ। आजकल क्या कहते हैं, स्नीकर्स का दौर है, तो स्नीकर्स खरीदता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं लुंडा बाज़ार गया, वहाँ एक शॉप थी और शॉप पे हमारे साथ सामने जो मौजूद थे वो खान साहब मौजूद थे, खान साहब, मिस्टर खान। तो खान साहब ने कहा, मणा तुम यहाँ कैसे आया? बोला कि खान साहब वो जूते लेने थे। तो बोला तुम जूता लो, हम तुम्हें देखेगा तुम जूता कैसे लेती है। तो खान साहब ने कहा कि भाई ये जूते सारे लगे हुए हैं, आपको जो पसंद आया आप ले लें। तो मिस्टर अली ने देखे जूते, उनको एक जूता पसंद आया, जूता लिया और कहा खान साहब ये कितने का? तो खान साहब ने बोला वैसे तो ये 700 रुपये का है, लेकिन तुम हमें बहुत पसंद आया है, इसलिए जूता हम तुम्हें 400 रुपये का दे देता है। कितने का दे देता है? 400 रुपये का। तो मिस्टर अली ने कहा ये तो बहुत ही प्यारी बात कर दी खान साहब ने, क्योंकि मेरी जेब में भी 500 थे, 700 बोलता तो मैं शायद ही नहीं खरीद पाता। खान साहब ने खुद मुझे 400 में दे दिया, उनको शायद में पसंद आया, उनको शायद नहीं, उनको कंफर्म पसंद आया, तभी तो इतना बड़ा डिस्काउंट दिया है। तो अगर आप नोट करें इस सिनारियो में मिस्टर अली क्या बन गए? मिस्टर अली बन गए कस्टमर। क्या बन गए? कस्टमर। और मिस्टर खान क्या बन गए? सप्लायर। क्या बन गए? सप्लायर। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को या सर्विस को खरीदे। सप्लायर कौन होता है? जो प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करे, ठीक है। तो खान साहब को क्या हुआ, मिस्टर अली ने 500 रुपये जो थे वो खान साहब को दे दिए और खान साहब ने क्या किया, ये जो जूते थे वो मिस्टर अली को दे दिए, ठीक है जी। समझ आ रही है बात? यानी कि जूते 400 रुपये यहाँ चले गए और शूज़ यहाँ आ गए, ठीक है जी। शूज़ लेके आप घर पहुंचे तो रास्ते में आपको एक दोस्त टकरा गया। दोस्त ने बोला कहाँ गया था दादा? बोला यार जानी मैं जूते लेने गया था। बोला दिखा कौन से जूते? आपने दिखाए जूते। उसने बोला यार ये तो बड़े ज़बरदस्त जूते हैं, ये तो महंगे लग रहे हैं। बोला नहीं यार ये इतने महंगे नहीं है, अगर तुम इसे ख़रीदना चाहो तो मैं तुम्हें इसे 550 में बेच दूंगा। तो दोस्त ने बोले यार ये जो जूते दिखा रहा है ये तो बेसिकली 750, 700, 800 मार्केट में इसके लगते हैं, यानी लोग बेचने जाते हैं तो 700 तक की मिनिमम प्राइस इसकी 700 है, लेकिन ये तो मुझे 550 में बेच रहा है, तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है, ये तो फ़ायदे की बात है कि कम पैसों में मैं चीज़ खरीद सकता हूँ। तो लिहाजा उसने 550 निकाले और आपको दे दिए। अब अगर आप नोट करें तो इस सिनारियो में यानी ये मिस्टर अली है और ये समझ ले कि मिस्टर शाहिद है, ठीक है। अब मिस्टर अली क्या बन गए इस सिनारियो में? सप्लायर बन गए और मिस्टर शाहिद इस सिनारियो में क्या बन गए? कस्टमर बन गए। इस सिनारियो में मिस्टर शाहिद से मिस्टर अली ने पैसे लिए कितने? 550
और अगर आप नोट करो तो इस सिनारियो में मिस्टर अली ने जूते किसको दिए? सब शाहिद भाई को। तो ये हो गए शूज़ यहाँ गए, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो क्या मेरा सवाल है, क्या मिस्टर अली को ये जो 550 मिले हैं, क्या ये इनका मुनाफा है? क्या मैं इस 550 को प्रॉफिट कह सकता हूँ? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं, क्योंकि आप तमाम बच्चों को इस बात का पता है कि ये वो अमाउंट है, ये वो पैसे हैं जो मैंने रिसीव किए हैं प्रोडक्ट को सेल करके। जब भी कभी प्रोडक्ट को सेल करके पैसे कमाए जाते हैं उसके लिए हम क्या नाम देते हैं? रेवेन्यू, या फिर हम क्या कहते हैं? सेल। क्या नाम देते हैं? सेल। यानी कि मेरे सेल करने से कितना पैसा आया? 550 आया। उसमें से मैंने अपने पैसे भी तो लगाए थे इसको ख़रीदने के लिए, तो मैं यहाँ कॉस्ट माइनस करवा देता हूँ, जो कि क्या होगी? 400 होगी। तो मेरे पास एक प्रॉफिट आएगा जिसकी अमाउंट होगी 150। अब जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे वो चीखते हुए कहेंगे सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो हाँ मेरे बच्चों, ये वाकई ही ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें से एक्सपेंसेस लेस करूँगा। एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि जब आप मार्केट गए तो मार्केट में जब जूता आपने ख़रीदा तो आपकी जेब में उस वक्त थे 500 रुपये, 400 का जूता ख़रीदा था, और वहाँ से घर आते तक आपने बस का किराया दिया 50 रुपये। तो लिहाजा वो जो 50 रुपये था वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस थी, वो आपने 50 रुपये पे किए। तो जब मैंने इस 150 में से 50 रुपये माइनस करे और मेरे पास जो अब अमाउंट आई 100 रुपये की, ये वो अमाउंट है जो कि कहलाएगी नेट प्रॉफिट। यानी ये 100 रुपये कमाने के लिए जितनी जद्दोजहद मिस्टर अली ने की, ये तमाम जद्दोजहद को हम नाम देते हैं बिजनेस एक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? बिजनेस एक्टिविटी। शाबाश मेरे बच्चों, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको एक और अंदाज में अगर समझाऊं तो इस तरह समझा सकता हूं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, उन एक्टिविटीज़ में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को या सर्विस को। प्रोडक्ट क्या होती है भाई? प्रोडक्ट का मतलब टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल गुड्स का मतलब जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम स्टोर कर सकें, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं? टेंजिबल गुड्स। सर्विस क्या है? सर्विस एक इनटेंजिबल चीज़ है। इनटेंजिबल गुड्स का मतलब होता है ऐसी गुड्स जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। ये माजरत एग्जिस्टेंस लिखना है। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, अनटचेबल, और हम इन्हें स्टोर भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। इन्हें खरीद और बेच के हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब मेरा यहाँ पर सवाल है तमाम बच्चों से। सवाल ये है बच्चों, एक बात बताना, मैं अगर अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को आने वाले वक्त में एक्सपेंड करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन सी गुड्स बेचनी पड़ेंगी? तो बच्चों आप लोग मुझे जवाब देंगे कि सर आप अपने बिजनेस में उन प्रोडक्ट्स को या सर्विस को सेल करें जो आपकी ऑडियंस, जिसे मैं कस्टमर भी कहता हूं, उनकी क्या है? नीड है।
जब आप लोगों की नीड वाला कारोबार करेंगे, लोगों की ज़रूरत पूरी करने वाला कारोबार करेंगे, यानी आपके बिजनेस की में ऐसी प्रोडक्ट होगी जिनसे जो लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसी प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत को, लोग ज़रूरत पूरा करने के लिए आपके पास आएंगे, आप उनको उनकी प्रोडक्ट देंगे, लोग उसके एवज आपको पैसे देंगे, तो ये विन विन अप्रोच होगी दोनों के लिए। अब मुझे एक बात बताएं कि बिजनेस से सिर्फ एक ओनर को ही फ़ायदा होता है कि वो प्रॉफिट कमाता है? तो जवाब है नहीं सर, सिर्फ ओनर को फ़ायदा अकेले नहीं होता, ओनर को भी फ़ायदा होता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है। वो कौन लोग हैं? एम्प्लॉय। वो कौन लोग हैं? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जब अपनी सर्विसेज देगा बिजनेस को, तो जाहिर सी बात है उसके एवज बिजनेस क्या करेगा? उसको सैलरी देगा। तो वो जो सैलरी होगी वो अपने घर ले जाएगा, अपनी ज़रूरियात को पूरी करेगा, तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक 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 कस्टमर है, वो अगर आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा और उससे आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत पूरी होगी तो आपको पैसे देगा, आपकी प्रोडक्ट को मज़ीद खरीदेगा, तो इसकी ज़रूरत पूरी होगी तो उसकी भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, सप्लायर का भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, आप उसको टाइमली पे कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट को लोग ये समझेंगे कि यार ये प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत को पूरी करने वाली प्रोडक्ट है, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी होगी, आपको और माल लाना पड़ेगा और प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा या प्रोडक्ट को अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे सप्लायर की भी ग्रोथ होगी। देन गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स आपसे लेगी। टैक्स जब आपसे लेगी तो जाहिर सी बात है टैक्स लेके वो क्या करेगी? वो उन लोगों पे खर्च करेगी जो लोग हकदार हैं, जिन लोगों के पास कमाने के लिए कोई नहीं है, या वो लोगों के लिए वो ज़राए बनाएगी जिन जरियों से वो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं। तो सिर्फ बिजनेस से एक फ़ायदा नहीं होता, बिजनेस से बहुत से लोग जो कनेक्टेड हैं उन तमाम लोगों को फ़ायदा होता है। और तमाम लोगों को फ़ायदा किस अंदाज में होता है? कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? बेहतर हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है? कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, यानी आप अपनी हेल्थ पे टाइम लगाने लगें, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप अच्छी एजुकेशन ले सकें, आप हेल्दी फूड में इन्वेस्ट कर सकें, आप अपनी फैमिली के साथ लेजर टाइम इन्वेस्ट कर सकें, यानी ऐसा क्वालिटी टाइम जिसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो। जब आप तमाम अच्छे काम करेंगे तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी अमवात जो हैं, मौत जो हैं, जो स्ट्रेस की वजह से, जो दूसरी परेशानियों की वजह से होती हैं, तो वो नहीं हो, बीमारियां कम होंगी, क्योंकि आपकी हर चीज़ बेहतर से बेहतर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप बीमार हो जाएं। तो वो आपकी, जब आपकी लाइफ से जब टेंशन और बीमारियां कम होगी तो आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ने का मतलब ये है। अब कहने का मकसद ये है कि एक इंडिविजुअल है जिसका जो एक्टिविटी कर रहा है और उस एक्टिविटी का मकसद है प्रॉफिट, यानी कि वो क्या बंदा है? वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बंदा है। तो हुआ ये कि मेरा सवाल है, क्या हर बंदा प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा? यानी हर बंदा चाहेगा कि वो क्या करे? वो कमाए, वो पैसों के पीछे भागे? नहीं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, मैं चाहता हूँ लोगों की वेलफेयर करना, मैं चाहता हूँ लोगों की खिदमत करूँ, मैं उनका मुफ्त इलाज करूँ, मैं उनको एजुकेशन फ्री में दूँ, मैं उनके घरों में खाना पहुँचाऊँ, व्हाट्स एवर द रीज़न, वो कुछ भी करना चाहता है, वेलफेयर करना चाहता है। तो जब इस बंदे ने अपनी नीयत के बारे में बताया तो वहाँ पर एक और इंसान भी खड़ा था जिसका नाम था गवर्नमेंट। क्या था? गवर्नमेंट नाम था। गवर्नमेंट ने जब ये बातें सुनी तो गवर्नमेंट ने कहा, भाई एक बात तो बताओ, तुम्हें ये सब काम करने का किसने बोला है? तो उस बंदे ने कहा कि यार मेरा दिल है, मुझे ये काम करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला, भाई जो तुम काम करने का सोच रहे हो, जो काम तुम करना चाहते हो, जो तुमने अपना मकसद बनाया है, वो तमाम काम तो मैं कर रहा हूं। यानी मेरे मेरे यानी गवर्नमेंट कहती है मेरे बनने का मकसद क्या है? मेरे बनने का मकसद ये है कि मैं वो तमाम काम करूं जिससे मैं कमाऊं नहीं। यानी मेरा कोई भी काम को या कोई भी इदारे को खोलने के पीछे का जो मकसद है वो कमाना नहीं है, वो तो है लोगों की फलाह करना। यानी गवर्नमेंट कह रही है इस इंसान को कि भाई मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही हूँ वो तमाम एक्टिविटीज़
क्या है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है। यानी मैंने जितने भी इदारे एजुकेशन में, हेल्थ में, किसी भी चीज़ में मैंने जो इदारे बनाए, उन इदारों का मकसद क्या है, लोगों को फैसिलिटेट करना। ऑल दो पैसे मैं लेता हूं, यानी गवर्नमेंट कहती है मैं पैसे चार्ज जरूर करती हूँ सर्विस के, लेकिन इतने पैसे चार्ज नहीं करती जिसको वो अफोर्ड ना कर सके। पैसे चार्ज करने के पीछे का जो हमारा मकसद है वो ये है ताकि हम अपने चीज़ों को मेंटेन कर सकें। अगर बिल्कुल ही हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमें ज़्यादा फंड लेना पड़ेगा, हमें ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, हमें ज़्यादा डोनेशंस की ज़रूरत होगी। तो हम चाहते हैं कि हम इतना ज़्यादा भी डिपेंडेंसी ना करें, तो हम थोड़े बहुत पैसे क्या करते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं ताकि लोगों को भी इसकी कदर हो। लेकिन हर किसी से चार्ज नहीं करते। जो ज़रूरत है, ज़रूरतमंद इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है, उनका इलाज हम मुफ्त भी करते हैं। इस तरह की बातें की। बोला कि अगर आप फिर भी चाहते हो लोगों की खिदमत करना, गवर्नमेंट समझा रही है, अब उस इंसान को समझा रही है, भाई तू जो सोच रहा है वो सोच बहुत अच्छी है, लेकिन उससे अच्छा अगर सोचेगा तो और अच्छा काम कर सकेगा। तो गवर्नमेंट ने इस इंसान को कहा, इस इंसान के बारे में एग्जाम्पल दी। किसको कहा, इस बंदे को कहा कि देखो अगर आप लोगों की फलाह की जगह कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या करोगे, कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आप एम्प्लॉय रखोगे, उसको तनख्वाह दोगे, उसकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, आप प्रॉफिट कमाओगे, मुझे टैक्स दोगे ज़्यादा, तो जब मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मैं लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकूंगा। तो इवेंचुअली आपको क्या करना है, आप किसी की हेल्प करने के लिए हाथ बनने के बजाय उसका जरिया बन जाओ। यानी कहने का मकसद है कि एक तरीके कार है मदद करने का कि आपने किसी से पैसे लिए और आपने किसी को अपने हाथ से मदद की। एक ये है कि वो हाथ जिसने आपको पैसे दिए किसी की मदद करने के लिए। तो आपको गवर्नमेंट समझा रही है कि आप हाथ बनने के बजाय, यानी किसी को फेस टू फेस मदद करने के बजाय उस मदद को करने का जरिया बन जाओ कि आपने मदद की तब जाके कोई हाथ किसी की हेल्प कर सका। आई होप बात समझ गए हो। तो कहने का मकसद ये कि बिजनेस को बोला कि देखो आप लोगों को बताया कि आप बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ। हाँ, फिर भी अगर आपको लोगों की फलाह की अभी भी लगी है, अभी भी आप चाहते हो लोगों की फलाह करो, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं जिसको हम कहते हैं CSR, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि भाई अगर तुम्हें फिर भी, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में ज़कात और सदक़े का कॉन्सेप्ट है कि ज़कात देना तो फ़र्ज़ है, सदका देना है तो शुरुआत करो अपने घर के उन लोगों से जो मुस्तहीक़ीन है। इसी तरीके से टैक्स देना, कारोबार पे टैक्स देना तो फ़र्ज़ है, कारोबार के प्रॉफिट पे देना तो टैक्स तो फ़र्ज़ है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं लोगों की फलाह, एक तो टैक्स के ज़रिए से आप लोगों की फलाह कर रहे हैं और एक आप अदर देन दी टैक्स लोगों की फलाह करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे आपकी इंसानियत, यानी आप इंसानियत के लिए अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें अपने इदारे से। यानी कि आपके इदारे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनकी फैमिली को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाएं, उनकी तनख्वाहों पे काम करें, उनको वो ज़रूरत की चीज़ें दें जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतनी बातें समझाने के बावजूद, गवर्नमेंट की इतनी बातें समझाने के बावजूद, लेकिन आप फिर बोल नहीं मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो मदद ही करूंगा, मुझे नहीं कारोबार करके मदद करनी, मुझे तो वैसे ही करनी है। तो गवर्नमेंट ने तब के कहा, अच्छा भाई तू मेरी बात नहीं मानती? बोला नहीं मानती। बोला अब से मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बोला ठीक है। बोला अब से तू क्या है, NGO है। बोला क्या हो गया मतलब? NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब यह है कि भाई वो गवर्नमेंट ने गुस्से में कहा कि देखो भाई, ना मैं तुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी, ना मैं तुझे किसी ऑपरेशन में सपोर्ट करूंगी। हाँ, बज़ाहिर मेरी कोई सपोर्ट नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि आपको ज़रूरत है और मुझसे बन पाया तो मैं आपकी मदद ज़रूर कर दूंगी। यानी कि आप जो फला का काम कर रहे हो ये आपकी अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है कि कल को आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास फंड नहीं है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो गवर्नमेंट मुझे भी दो थोड़े पैसे। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको पहले से बता रहा हूँ, मेरा और इसमें आपका अलग अलग है, अलहदगी है।
तो भाई एनजीओ का मतलब क्या है? एक ऐसा इदारा जो मेरे और आप जैसे इंडिविजुअल खोलते हैं, और उन इदारों का मकसद होता है लोगों की फलाह का करना। वो इदारों को ना गवर्नमेंट फंड कर रही है, ना गवर्नमेंट उस ऑपरेशन में हेल्प कर रही है, तो उन इदारों ने अपने आप को गवर्नमेंट के इदारों से अलहदगी के ऐलान में अपना नाम क्या रखा है? एनजीओ। ठीक है भाई, यानी कि वो इदारे जो कि गवर्नमेंट चला रही है उसको तो हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। यानी नाम ही बता रहा है कि भाई ऐसे इदारे हैं जो गवर्नमेंट ओन भी करती है और रन भी करती है। ठीक है, और ये बनाए किसके लिए हैं? ये लोगों के लिए, ये पब्लिक के लिए बना है, तभी तो नाम रखा है पब्लिक सेक्टर। लेकिन मेरे और आप जैसे लोग जो काम करते हैं, चाहे वो कारोबार करने के लिए हो, चाहे वो फलाह के काम के लिए हो, हम उसको नाम देते हैं प्राइवेट सेक्टर। अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई इदारा कारोबार मुनाफा कमाने के लिए एक्टिविटी करता है तो हम उसे कहते हैं कमर्शियल। और हम जो काम करते हैं जिसमें फलाह होती है, फलाह का काम करना होता है, हेल्प का काम करना होता है, उसमें कोई कमाना नहीं होता, उसको हम कहते हैं एनजीओ। तो बेटा आपने आज के इस टॉपिक के अंदर आपने समझा कि भाई बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, इनटेंजिबल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसे कहते हैं। आपने समझा पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है, एनजीओ किसे कहते हैं और सीएसआर किसे कहते हैं। सीएसआर एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 6 में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में उसकी यहाँ पर एक झलकी बता दी गई ताकि थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो। और चैप्टर नंबर 6 के लिए वो कहते हैं ना, कभी कभार टीजर देते, तो समझे कि चैप्टर नंबर 1 इज द टीजर सब्जेक्ट चैप्टर ऑफ ऑल दी अदर चैप्टर्स। यानी अगर आप चैप्टर नंबर 7 जो कि HR है उसकी अगर बात करो तो उसकी एक टीजर है जो कि यहाँ लेबर के नाम से, तो आगे चल के हम बात करेंगे। आज के लिए हमने जितनी बातें पढ़ी वो आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद बातों करेंगे। आपका कोई सवाल हो इस एरिया से रिलेट प्लीज़ आप पूछें। और आज आपकी क्लास का जो होमवर्क है वो ये है कि आपको जो मैं बुक्स शेयर करूंगा तो आपने उस बुक का चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 1 को रीड करना है, और रीड करने में हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। जब आप उसे रीड कर लेंगे तो आपने लेक्चर भी देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बुक को रीड भी कर लिया, यानी कि आप बिल्कुल साथ साथ हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों पर अमल करें। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।